आइए दोस्तों न्यूटन डेरिवेशंस ऑन ग्रेविटेशन देखते हैं। देखिए न्यूटन साहब जो है ना वो केपलर साहब के बाद आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब अपना ये स्टडी कर रहे थे ग्रेविटेशन के ऊपर, तो इन्होंने केपलर साहब के जो 3 लॉ थे वहां से भी काफी हेल्प ली, ठीक है। और इन्होंने अपना जो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है उसकी जो डेरिवेशंस हैं वो किस तरह निकाली, आइए अब हम इस टॉपिक में देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइमलाइन ले लेते हैं। देखिए केपलर साहब का जब हमने बनाया तो देखिए केपलर साहब को देखें तो केपलर साहब एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। 1571 से 1630 तक ये थे, ठीक है। 1630 के बाद देखिए यहां पर आप टाइमलाइन में देखेंगे, इसके बाद न्यूटन साहब आए, 1643 में ये पैदा हुए और 1727 तक रहे। तो इसका मतलब जो स्टडीज हैं, जो केपलर साहब की स्टडीज हैं, वो यहां पर न्यूटन साहब ने इनकी स्टडीज को फॉलो किया और प्लैनेटरी मोशन की जो बातें केपलर साहब कर गए थे उसको और एडवांस लेवल पर ये न्यूटन साहब ले गए, ठीक है। सो अपनी नॉलेज भी, जैसे न्यूटन साहब काफी नॉलेजेबल बंदे थे, उन्होंने काफी रिसर्च करी थी, अपनी नॉलेज भी लगाई, तभी इन्होंने यहां पर ग्रेविटेशन के पूरे कंसेप्ट को यहां बना कर दिया। तो जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हम सारी की सारी स्मॉल बॉडीज और हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, बट केपलर साहब ने जो प्लैनेटरी मोशन पे काम किया था उसी की स्टडी को यहां पर न्यूटन साहब ने कैरी फॉरवर्ड किया। और सो न्यूटन साहब ने अपनी जो स्टडीज थी अब वो प्लैनेटरी मोशन की तरफ बढ़ा दी। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूटन साहब ने बोला कि जी जो फोर्स लग रही है प्लैनेट्स के बीच में, तो सन जैसे सेंटर में होता है, तो इन्होंने कहा जो फोर्स लग रही है प्लैनेट के मोशंस में वो क्या है, ये प्लैनेट्स हैं। सो ये जो फोर्स लग रही है ये वाली, ये यहां पे इन्होंने फोर्स बोला, ये फोर्स जो है F, इन्होंने कहा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है सन और प्लैनेट के सेंटर का। दोबारा से सुन लीजिए, इन्होंने कहा जो फोर्स लग रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस के बीच में, सन और प्लैनेट के सेंटर के बीच में। तो सन के सेंटर से लेकर प्लैनेट के सेंटर तक ये R आता है, ये R है, इसके बीच का जो फोर्स है वो इन्होंने इस तरह से बोला। तो इन्होंने कहा जब ये चीज है तो यहां पर इसको ये प्रूव करने निकल गए। कैसे इन्होंने प्रूव किया उसको समझ लेते हैं। कंसेप्ट यहां पर इस तरह से आता है। सो न्यूटन साहब के पास, अच्छा केपलर साहब के पास अपने 3 लॉ थे जो हमने बताया आपको, और न्यूटन साहब के पास भी अपने 3 लॉ थे। सो न्यूटन साहब जैसे अब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने सेकंड और थर्ड लॉ की हेल्प से इन चीजों को प्रूव किया। उसकी कैलकुलेशन में आपको करके दिखाता हूं। देखिए ये चीजें हमें यहां पर प्रूव करनी है। कैसे करेंगे इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा साहब आप क्या करिए, सबसे पहले न्यूटन साहब ने छोटी सी अजम्पशन करी। उन्होंने कहा जी पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन क्या है कि जो मोशन है ना पूरा का पूरा, इसको हम एक ना सर्कुलर शेप मान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो मोशन है, जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, ऑर्बिट जो है प्लैनेट्स का, इसको सर्कुलर मान लेते हैं। ये बात इन्होंने कहा, एक आप छोटी सी अजम्पशन कर लो। तो न्यूटन साहब ने एक अजम्पशन कर ली। इस अजम्पशन को लेके देखिए क्या हुआ, बीच में एक सेंटर ऑफ मास है जो है सन, और उसके आसपास जो है सर्कुलर मोशन में प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है जी। जब सर्कुलर मोशन में प्लैनेट उसके आसपास घूम रहे हैं तो जो फोर्स F है वो क्या हो जाती है, जब कभी भी बॉडी किसी भी सर्कुलर मोशन में घूमती है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशंस में घूमती हैं आपस में, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसको बोल देते हैं। ये जो फोर्स लग रही है इसका मापदंड क्या है, इसी कैलकुलेशन क्या है समझते हैं। देखिए फोर्स जैसे हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। मास क्या है, मास किसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये बंदा, तो यहाँ पर प्लैनेट का जो मास है वो क्या है, m, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है प्लैनेट पे, एक बार देख लेते हैं, m इंटू v स्क्वायर डिवाइड बाई r। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाई r होता है। अच्छा m क्या है, m की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, भाई मास थोड़ी ना चेंज होगा। जब ऐसा होगा तो इन्होंने कहा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है, t क्या है, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू रोटेट। भाई जो रोटेट कर रहा है प्लैनेट उसके आसपास वो टाइम t ले रहा है, और 2 पाई r क्या है, ये सरकमफ्रेंस था आपका, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल अज्यूम किया था ना, यहाँ पे बोला था सर्कुलर शेप है, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि जो वेलोसिटी है
जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जो प्लैनेट की वेलोसिटी है, जो प्लैनेट की वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। बहुत सही बात है। अब ये कहता है इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को आप स्क्वायर कर दो। क्या मिलेगा आपको? वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। इसको देखेंगे वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इनटू, यहां पर अब आप क्या करेंगे, यहां पर अब आप आर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। भाई ऊपर नीचे आर कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू, अब देखिए ऊपर वाला आर तो आर क्यूब हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर आएगा, ये 1/r, ऐसे कुछ ये इक्वेशन दिखने लगेगी आपको। अब साहब ये देखिए ये क्या है, यहां पर आते हैं केपलर साहब। ये जो है यही तो केपलर्स का थर्ड लॉ था कि जी जो प्लैनेट मोशन कर रहे थे उसका जो डिस्टेंस था, ठीक है ना, जो आर था उसका क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही तो हमने थर्ड लॉ में पीछे पढ़ा था कि क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अ सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। सो क्यूब जो था डिस्टेंस का प्लैनेट से सन तक के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर के। ठीक है, तो यही चीज यहां देखिए प्रूव करती है, और बोला था ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब केपलर साहब ने थर्ड लॉ में ये बोला, यहां पर देखिए थर्ड लॉ है, तो यही चीज न्यूटन साहब ने कह दी। केपलर साहब सही कह रहे थे, ये जो थर्ड लॉ की वैल्यू है ये कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात हो गई। जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/r। ये आप एक चीज यहां बना के चलिए कि जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है आपके आर के, और यहां बोलें वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये यहां पर इसकी मार्किंग कर दीजिए। वेलोसिटी जो है ना साहब वो 1/r, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां मिल जाती है। परफेक्ट बात है। जब ऐसा है तो यहां पर देखिए क्या है, दो चीजें मेरे पास आती है। एक वेलोसिटी की वैल्यू आपको वेलोसिटी स्क्वायर की यहां से मिल रही है, और एक वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू आपको फोर्स के टर्म्स में यहां से मिल रही है। दो जगह से मिल रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है साहब, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है यहां पर, देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो अच्छा एक बात देखिए, यहां पर ये वाली इक्वेशन कैसे बनी थी? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, क्योंकि मास यहां पर कांस्टेंट हो गया था। सो यहां पर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर के आर था, और हम बोलें वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स इनटू आर के। ये भी तो बोल सकते हैं हम। यही चीज यहां उठाकर रख दीजिए, क्या बनेगी वैल्यू? देखिए यहां पे ये बनने वाला है फोर्स आर इज प्रोपोर्शनल टू आर, और अगर हम देखें ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये साहब यहां पर इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो फोर्स लग रही है दो प्लैनेट्स के बीच में, दो हेवनली बॉडीज के बीच में, वो उनके जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के बराबर। ये एक चीज यहां पर इन्होंने प्रूव कर दी। कैसे लेकर चले थे? लेकर ये अपने ही थ्योरम से चले थे, अपने ही सेकंड लॉ से लेकर चले थे। ये सेकंड लॉ है न्यूटन का, न्यूटन का सेकंड लॉ से इन्होंने शुरुआत करी थी। फिर जहां पर ये पहुंचे तो इन्होंने कहा नहीं, केपलर साहब की जो स्टडी थी वो भी करेक्ट थी। यहां पर इन्होंने इसको कांस्टेंट माना, r3 r का क्यूब डिवाइड बाय t का क्यूब, और फिर इन्होंने दोनों इक्वेशन को जब मिलाया तो यहां पर इन्होंने इसको इजीली प्रूव किया। सो जब इनकी स्टडी थी, जो इनका रिसर्च करने का तरीका था वो यही था कि ये हेवनली बॉडीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये मासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये कह रहे थे जी दो मास जो है उनके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। बट जब ये प्लैनेटरी मोशन की तरफ इनकी सोच आई, जो केपलर साहब ने प्लैनेटरी मोशन की बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, केपलर साहब सही कह रहे थे, उनके लॉज भी सही थे, और वहां से भी चीजें ठीक तरीके से ड्राइव होती हैं। सो यहां पर हमने क्या किया कि केपलर्स लॉ से, यहां पर हमने अभी केपलर्स के थर्ड लॉ से हमने क्या किया, न्यूटन ने अपना एक तरीके से जन्म दिया किसको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो इन्होंने जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात क्यों कही, भाई यहां पर ग्रेविटेशन जो बोल रहे हैं उसका यूनिवर्स से मतलब क्या है कि जितनी भी स्मॉल और जितनी भी बिग साइज बॉडीज हैं, जितनी भी ये बॉडीज हैं उनमें आपस में क्या लगता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पक्का लगता है। तो यही चीज उन्होंने, केपलर साहब ने ये चीज यहां पर प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात करी जब ये प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे थे। तो केपलर
सो केपलर साहब की स्टडी प्लैनेट्स को लेकर थी, सन और प्लैनेट जितने भी ऊपर जो भी यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज है उनको लेकर थी, बट ये चीज यहां पर न्यूटन साहब ने जनरलाइज कर दी, तभी यहां इसको यूनिवर्सल का नाम दिया और लॉ का नाम दिया, ठीक है ना। सो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह साइंटिस्ट एक दूसरे की स्टडीज को अप्रिशिएट करते हैं, जो किसी ने काम किया है वहीं से उसकी शुरुआत करते हैं, उसको समझते हैं और फिर अपना वर्क भी उसमें डाल के और चीजों को इंप्रूव करते हैं और एक अच्छे बड़े लेवल पर, एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। तो न्यूटन साहब ने, जैसे उन्होंने गैलीलियो साहब से इनर्शिया लिया था, ठीक है ना, उन्होंने देखा जी गैलीलियो साहब ने इनर्शिया की स्टडी करी थी, तो वहां से उन्होंने इनर्शिया को उठाया और अपना फर्स्ट लॉ ड्राइव किया। तो न्यूटन साहब की खास बात यही थी कि वो चीजें तो रेफर करते थे बड़े बड़े साइंटिस्ट की जो उनसे पहले होके आए, बट अपना भी उसमें काफी योगदान देते थे, तभी वो ऑल टाइम साइंटिस्ट फेवरेट रहे सबके। सो इसीलिए हम न्यूटन साहब को काफी बड़ा दर्जा दिया जाता है फिजिक्स के फॉर्म में। आइए न्यूटन साहब की और चीजें देख लेते हैं और देखते हैं उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ग्रेविटेशन को कैसे कनेक्ट किया। सो न्यूटन साहब ने क्या किया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अपना जो उनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, साहब क्या था थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताइए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपकी एक्शन और रिएक्शन के पेयर की बात करता है ना। सो इन्होंने कहा साहब ये किस तरीके से ग्रेविटेशन लॉ, और बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किस तरह से तब्दील इन्होंने किया, किस तरह से उसकी डेरिवेशन बनाई, उसको एक बार यहां पर समझ लेते हैं साहब। सो क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं, थर्ड लॉ की एक बारी छोटा सा एक रेफरेंस स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए साहब ये डेफिनेशन है कि इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर एक वॉल है और यहां से आप ना एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल क्या होगा, सबसे पहले यहां से एकदम आप थ्रो करेंगे दीवार पे लगेगी और दीवार जो है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट दीवार को बोला गया, ये इसको थ्रो बैक करके वापस यहां अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगी, ठीक है। सो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि इक्वल एंड अपोजिट, इसको बोले हम, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्शन हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। सो एक्शन रिएक्शन का अपने आप में एक फंडामेंटल पेयर बन के चलता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दोनों चीजें यहां आपके सामने आती हैं। सो हम न्यूटन के थर्ड लॉ को यहां पर क्या करेंगे, अब हम ग्रेविटेशन से कनेक्ट करते हैं। ग्रेविटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो हेवनली बॉडीज लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी, अर्थ और एक छोटा सा एक स्टोन ले लेते हैं। ये देखिए अर्थ लिया मैंने और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ना, बहुत ही छोटा सा स्टोन ले लिया। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, बट ये बहुत ही छोटा, ये ना जस्ट इस अर्थ के देखिए ऊपर रखा हुआ है, ठीक है साहब। तो यहां पर अर्थ हो गया, एक हेवनली बॉडीज जो थी वो अर्थ हो गई और एक यहां पर ये एक स्टोन हो गया। ये अर्थ के ऊपर है, जस्ट बस थोड़ा आपको दिखाने के लिए बनाया। अब स्टोन क्या करेगा, देखिए स्टोन जैसे आप अर्थ के थोड़ा सा ऊपर उसको उछालेंगे तो वो क्या करेगा, स्टोन नीचे आने की कोशिश करेगा। भाई अर्थ से ऐसे फॉल डाउन होगा, ठीक है ना, अर्थ की तरफ। क्यों फॉल डाउन होगा, क्योंकि यहां पर उसको ग्रेविटेशन फोर्स मिल रही है, ग्रेविटी की वजह से फॉल डाउन होगा। सो हम बोले तो यहां पर अगर हम स्टोन की बात करें, इसको बॉडी 1 बोल देते हैं, तो ये बॉडी क्या कर रही है, यहां पर एक एक्शन कर रही है, ठीक है साहब। जब ये एक्शन कर रही है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई अर्थ जो दूसरी बॉडी है, यहां लिख दीजिए बॉडी 2 क्या है, अर्थ है। सो बॉडी 2 भी यहां पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगी, भाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगी बॉडी 2 भी। और वो कैसे करेगी, अब ये समझते हैं। देखिए यहां पर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो हमें रिएक्शन देखना है कैसे होगा अर्थ का। भाई हम पत्थर को ही तो देखते हैं ऊपर से नीचे गिरता हुआ, हम अर्थ को थोड़ी ना देखते हैं, भाई अर्थ तो मूव नहीं होता। सो अब हम देखेंगे रिएक्शन अर्थ कर कैसे रहा है। सो अर्थ का जो रिएक्शन फोर्स होती है, जो रिएक्शन भी एक फोर्स होती है, एक्शन फोर्स तो रिएक्शन भी एक फोर्स है, वो क्या होती है, वो बहुत ही वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है सर। ये फोर्स इतनी छोटी होती है ये फोर्स कि अर्थ आपको मूव करता हुआ दिखता ही नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं अभी मैथमेटिकली प्रूव करके आपको दिखाता हूं। तो यही कंसेप्ट को मैं लेकर चलता हूं, यहीं से उठा लेता हूं डायग्राम को और फिर मैथमेटिकली इसको पूरा आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा कैसे। देखिए समझते हैं इस चीज को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाइए साहब आप। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से शुरुआत करते हैं। बेस होता है वो, यहां पर क्या होता है, जितनी फोर्स लग रही है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन, सब जानते हैं बात। एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, बहुत अच्छी बात है। और हम देखें A इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई m, ये भी एक बात परफेक्ट यहां हो जाती है।
तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके यहां पर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, अगर हम एक्सेलरेशन और मास में रिलेशन देखें, भाई हमें दो ही तो चीजों का रिलेशन देखना। एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि स्टोन गिर रहा है, उसको एक्सेलरेशन मिल रही है, और वहां पर हमने स्टोन का मास बोला था। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहां पर फोर्स तो इक्वल है, भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की बात करें तो फोर्स तो कांस्टेंट होगी। तो मास और एक्सेलरेशन में रिएक्शन हमें देखना है कि जी मास और एक्सेलरेशन दो बॉडी से किस तरह कनेक्ट होते हैं। सो जो मास होता है वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये किस तरह रिलेट करते हैं। इन्हीं दोनों चीजों को सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं दोनों चीजों को एक तो सबसे पहले स्टोन पे ट्राई करेंगे, ठीक है, और फिर इसी चीज को हम अर्थ पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना, इसी फंडामेंटल को देखेंगे। सो मान लेते हैं स्टोन का जो मास है वेरी स्मॉल, एम से लिख दिया, जो अर्थ का मास है वेरी बिग, ठीक है ना। सो अगर आप देखिए जो स्टोन पर एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या है, वो जो मास ऑफ स्टोन है, ms कर दीजिए, मास ऑफ स्टोन है, उसके इनवर्सली मास ऑफ स्टोन क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही वीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी हाई। बात आ गई समझ में, क्योंकि मास आपका क्या है, वेरी वीक। सो मास जैसे बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा। अर्थ वाले केस में देखते हैं, अर्थ वाले केस में क्या होता है, ये भी इस तरह से काम करेगा। आपने एक्सेलरेशन देखा अर्थ का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के, इसको me कर दीजिए। अर्थ का मास क्या है साहब, बहुत बड़ा मास है अर्थ का, तो मास इज वेरी हाई मास है। तो उसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा मास हाई है उतना ही कम एक्सेलरेशन लगेगा, वेरी लो एक्सेलरेशन बहुत ही कम लगेगा। सो ये दोनों फंडामेंटल यहां से निकल के आते हैं। आइए अब मैं इसी चीज को आपको कैलकुलेशन से भी करके दिखा देता हूं कैसे। देखिए साहब, कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, जैसे हम जानते हैं ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है F, वो किसके प्रोपोर्शनल लगती है, वो G है, फिर है आपका m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। भाई ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। रेडियस बिटवीन स्टोन एंड अर्थ, ठीक है ना, रेडियस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टोन एंड अर्थ। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और अब यहाँ क्या करिए आप, यहाँ पर जो m1 है ना, जो मास ऑफ स्टोन है, ठीक है ना, लिख दीजिए मास ऑफ स्टोन है, उसको आप 1 किलोग्राम ले लीजिए। ठीक है साहब, ये मैंने 1 किलोग्राम ले लिया। मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है साहब, जी की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, जी की स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके यहाँ पर 6.7 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है ना। और आर आपने लिया ही था यहाँ पे, आर क्या है, रेडियस बिटवीन किस में, स्टोन में और अर्थ में। बट स्टोन और अर्थ इस तरह से हैं, स्टोन अर्थ के इतने करीब है कि जो आर है ना वो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा। भाई स्टोन बिल्कुल चिपका हुआ है अर्थ के साथ, अर्थ के जस्ट ऊपर ही तो है वो, तो इसका मतलब आर क्या होगा, जस्ट यही आर हो जाएगा, यही आर हो जाएगा, जो अर्थ का रेडियस है वही आर हो जाएगा। क्या वैल्यू होती है उसकी, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी भी, ये होगा आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना, इतना मीटर होता है ये। तो अब हम इन तीनों की वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो स्टोन वाले केस में अगर हम देखेंगे, स्टोन का यहाँ केस ले लेते हैं, स्टोन पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अर्थ पे क्या लग रही है। तो ये स्टोन का पर्सपेक्टिव है, ये अर्थ का पर्सपेक्टिव है। तो स्टोन पे क्या लगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन स्टोन, जी की वैल्यू रखिए, जी आएगा 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1 किलोग्राम मास था स्टोन का, इंटू 6 इंटू 1 किलोग्राम मास था स्टोन का, और फिर अर्थ का मास कितना था 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, ये यहां पर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आ रहा है, फोर्स ऑन स्टोन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो स्टोन पर लगी है वो कितनी हो गई, वो हो गई साहब, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 9.8 न्यूटन, इतना आने वाला है वो सर। ठीक है, सो इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है किस पे, स्टोन पे। अगर आप स्टोन 1 किलो का लेते हो तो इतना फोर्स लग रहा है। और अगर हम इसको बोलें इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया था फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सो 9.8 डिवाइडेड बाय मास, डिवाइड बाय मास m1, तो कितना हो गया 9.8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इतना फोर्स लग रहा है स्टोन के ऊपर।
ठीक है ना। सो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है। अगर आप 1 किलोग्राम का कोई भी सैंपल स्टोन लेते हैं सो इतना उस पर एक्सेलरेशन लगता है, मतलब इतनी उसकी स्पीड होती है जब वो नीचे की तरफ आता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है हमारे सामने, ठीक है ना। अब हम अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ पर क्या लग रहा है साहब, अर्थ पर देखते हैं। अर्थ पर देखिए यहाँ पे, अर्थ पर भी आप उसी तरह से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब अर्थ की बात करते हैं। अर्थ पे क्या है, वही सेकंड लॉ लगा दीजिए अपने मोशन का। फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इनटू मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। कितनी फोर्स लग रही है अर्थ पे, ये है। सो अर्थ की जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, जो स्टोन पे फोर्स लगी है। भाई मैंने क्या बोला था थर्ड लॉ के हिसाब से, जो फोर्स लग रही है स्टोन पर और जो अर्थ पर फोर्स लग रही है वो तो बराबर ही है, वो तो बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्शन और रिएक्शन का पेयर है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, फोर्स तो बराबर लगी, ठीक है ना। ये देखिए एक्शन रिएक्शन बराबर होंगे, ये वाला एक्शन इस रिएक्शन के बराबर होगा। तो फोर्स कितनी निकाली थी आपने, यहाँ पे फोर्स निकाली थी आपने Fs इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। आपको एक्सेलरेशन निकालना है अर्थ का, डिवाइड कर दीजिए इसको साहब मास ऑफ अर्थ से। अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24। सो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा, अर्थ कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.633 इंटू 10 की पावर -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना कमजोर है एक्सेलरेशन, इतना देखिए वीक है। सो देखिए इतना कमजोर है एक्सेलरेशन, -24 की पावर है। सो इसका मतलब कहते हैं बिल्कुल निल एक्सेलरेशन है, निल एक्सेलरेशन है, जीरो के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो के। तो यही रीजन है, दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि अर्थ इज नॉट एक्सेलरेटिंग। तभी जो हेवनली बॉडीज हैं वो छोटी बॉडीज को अपनी तरफ खींचती हैं, हेवनली बॉडीज खुद नहीं मूव करती। क्यों, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन उनको बिल्कुल जीरो के बराबर ही मिलेगा। सो इस फंडामेंटल को हम यहां पर समझ सकते हैं। कंसेप्ट हमने यहीं से उठाया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से शुरू किया था, बॉडीज की बात करी थी, हेवनली बॉडीज की बात करी थी, फिर रिएक्शन फोर्स की बात करी थी, और फिर बताया था किस तरह से इन दोनों के एक्सेलरेशन आपस में रिलेटिवली काम करते हैं। सो ये हो जाता है सर न्यूटन साहब का योगदान, जो कि उन्होंने ग्रेविटेशन की तरफ दिया। उन्होंने अपने सेकंड और थर्ड लॉ से काफी मदद ली, और केपलर साहब की स्टडी से भी मदद ली, और फिर न्यूटन्स डेरिवेशन और ग्रेविटेशन को यहां परफेक्टली उन्होंने बनाया आपके सामने। इस तरीके से हम इस फंडामेंटल को समझ सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।